स्टोन एज का टाइम पीरियड आज से लाखों साल पहले कैसी थी जिंदगी उस समय। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह। स्टडी IQ IAS के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, इस लेक्चर में आपका स्वागत है। और इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू प्रिसाइसली टॉक अबाउट लाइफ ड्यूरिंग स्टोन एज। ठीक है, आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री को आई होप आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और यहाँ पे आई बिलीव क्लियर है क्या? मैं इस पर अगर लिखूँ तो ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखिए, जब भी हम पास्ट को पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल फ्रंट पे जब भी कोई रिसर्चेस होती हैं तो उसको अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा जाता है। ठीक है, दो स्कॉलर्स हैं, दो कंट्रीब्यूटर्स हैं, PF सुहम और एक जिनका नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, CJ थॉम्पसन। ठीक है ना, इन लोगों ने क्या किया, एक 3 एज सिस्टम हमें प्रोवाइड किया। ये 3 एज सिस्टम बात करता है टाइम पीरियड को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने की, 3 अलग अलग डिविजन्स में बांटने की। पहला जिसको आप स्टोन एज, दूसरा जिसको आप ब्रॉन्ज एज, और लास्ट जिसको आप आयरन एज के नाम से भी जानते हो, या आयरन एज के नाम से। आजकल बच्चे काफी कई बार कहते हैं सर आयरन नहीं है, ठीक है ना, आयरन एज उसको आप बोलिए। ठीक है, तो ये 3 एज सिस्टम यहाँ पर दिया गया। ऑलराइट, बाद में इसके अंदर में फर्दर एडिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉर्सो नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं, वो स्टोन एज को कहते हैं कि भाई ये अर्ली और लेट स्टोन एज के अंदर में बांटी जानी चाहिए। ठीक है ना, इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं जिनका नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, अगेन जॉन लबॉक। और जॉन लबॉक साहब क्या कहते हैं कि भाई ये जो स्टोन एज की बात की है ना 3 एज सिस्टम के अंदर में, इसको फर्दर डिवाइड करना चाहिए इनटू पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, यहाँ पर जो टर्म पेलियो है ये ग्रीक वर्ड स्टोन से आता है, सॉरी ओल्ड इसका मतलब होता है, और लिथिक जहां पर भी शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना, पेलियोलिथिक नियोलिथिक हर जगह लिथिक स्टोन से मतलब है यहाँ पर। ऑलराइट, सो ओल्ड स्टोन एज पेलियोलिथिक का यहाँ पर ये मतलब होता है। और नियोलिथिक में भी नियो का मतलब क्या है, न्यू, तो न्यू स्टोन एज, एज सिंपल एज दैट। अब इन्होंने 2 भागों में तो बांट दिया, पेलियोलिथिक के अंदर में और नियो के अंदर में। एक और जेंटलमैन थोड़े समय बाद आते हैं जिनका नाम है लुई लार्टेट। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉसिल फाइंडिंग्स भी की है पर्टेनिंग टू ह्यूमन एंटिक्विटी, हो ना, ह्यूमन इवोल्यूशनरी जो पास्ट है, जो एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस जिनको आप कहते हो, ठीक है, उससे जुड़ी कई सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के साथ ये जुड़े हुए हैं, और कुछ डिस्कवरीज इन्होंने खुद भी की हुई है। तो लाटेट साहब ने फर्दर क्या किया, इस पेलोलिथिक को भी 3 हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने कहा कि इसको हम लोअर, मिडिल और अपर पेलोलिथिक के अंदर में बांट सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो चर्चा का विषय होने वाला है वो क्या है, यही पेलियोलिथिक और नियोलिथिक टाइम पीरियड होने वाला है। प्रिसाइसली हम स्टोन एज के इस लेक्चर के अंदर में बात इन हिस्सों की करने वाले हैं। ठीक है ना, जो ओल्ड स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और कभी इसके ऊपर वापस से बात की जाएगी। तो अगले 15 मिनट में पूरी एक स्टोरी को हम बुनने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको लोगों के बारे में, सभ्यता के बारे में, इकोनॉमी कैसी थी, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, क्या चीजें उनके कल्चर के अंदर में एज मटेरियल जुड़ी थी, उन सबको आप समझ पाओगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो स्टोन एज है, इस स्टोन एज को हमने, खासकर ओल्ड स्टोन एज को हमने, ओल्ड स्टोन एज या पेलियोलिथिक वाला जो टाइम पीरियड है, इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक आपका लोअर है, एक आपका मिडिल है, और एक आपका अपर टाइम पीरियड है। आप अगर हिस्ट्री को पढ़ते हो ना, हिस्ट्री के कुछ बुक्स को पढ़ते हो, तो वहां पर कई बार जो डेट्स होती है, टाइम पीरियड होता है, वो थोड़ा सा आउटडेटेड होता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्यूरेट टाइम पीरियड बताने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस है वो लगातार हो रही है, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तभी भी कोई दुनिया के किसी कोने में कोई रिसर्चर कुछ नई चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहा होगा। एंड दीज इन्फॉर्मेशन आर ऑलवेज प्रोन टू चेंजेस, अलग अलग बदलाव आते रहते हैं। पर एज ऑफ नाउ जो मोस्ट एक्सेप्टेड टाइमलाइन है लोअर पेलियोलिथिक की, वो क्या है, 3.3 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 0.35 और कुछ पेपर्स रिसर्च डॉक्यूमेंट के हिसाब से 0.45 मिलियन, यानी 33 लाख साल से लेकर के 3.5 साढ़े 4 लाख साल तक ये जो अर्ली स्टोन एज का पीरियड है, या जो लोअर पेलियोलिथिक पीरियड है, ये आपको चलते हुए देखने को मिल रहा था। बाद में जहां पे ये खत्म हो रहा है, यानी कि 0.35 से 0.45 मिलियन ईयर अगो के टाइम पीरियड से लेकर के फर्दर अराउंड 48 टू 52,000 ईयर्स अगो, और कभी कभी कुछ जगहों पे 60,000 साल का भी समय लिखा होता है, इस टाइम तक मिडिल पेलियोलिथिक आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। बाद में आता है जो आखिरी हिस्सा स्टोन एज का, लास्ट लेग जो है, जिसको अपर पेलियोलिथिक भी कहा जाता है। ये शुरू हो रहा है कुछ रफली आप मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 16,000 ईयर्स अगो के आसपास से, और ये फर्दर चलता है कुछ 17 से 18,000 सालों तक।
Now these timelines are very variable across the continent and across the countries. For example, यूरोप में कुछ साइटें हो सकती हैं ऐसी हों जो आपको डेट दे रही हों अपर पेलोलिथिक के शुरू होने के 50 to 53,000 ईयर्स अगो की, और कुछ साइट ऐसी हो सकती है जहां पर 35,000 ईयर्स अगो तक अपर पेलोलिथिक की कोई भी नामो निशान नहीं देखने को मिल रहा है। इस तरीके से जो एंड का टाइम पीरियड होता है ना, कहीं पे वो पीरियड काफी लंबे समय तक चला और कहीं पे वो टाइम पीरियड काफी थोड़ा है और नई टेक्नोलॉजी कोई आते हुए आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, सवाल उठता है एक और, मैं कई बार बच्चों से बैचेस में पूछता हूं कि आप ये कैसे तय करते हो कि कौन सा कल्चर कब स्टार्ट हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, नया कल्चर की शुरुआत हो रही है। देखिए, हर एक कल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, मटेरियल कल्चर रिमेन्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। जब भी आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग में वो आपको देखने को मिलने लगे, आप खुदाई कर रहे हो, एक्सकवेशन कर रहे हो, और आपको जहां से अगर अपर पेलोलिथिक की लेयर है और उसमें अगर आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ टूल देखने को मिले, या आपको फॉर एग्जांपल पहले नहीं पता कि वो अपर पेलोलिथिक की लेयर है, आप तो सिर्फ खुदाई कर रहे हो, एक्सकवेशन कर रहे हो, उस एक्सकवेशन के दौरान जैसे ही आपको किसी भी कल्चर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर या टूल दिखाई देता है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, इस लेयर से अपर पेलोलिथिक या मिडल पेलोलिथिक जो भी है वो शुरू हो चुका है, और इसके आगे की जो लेयर्स हैं वो क्या है, अपर पेलोलिथिक की लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो और आपको पता होगा शायद प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपर इंपोजिशन और स्ट्रैटिग्राफी की भी बात की है। जो धरती की सतह के करीब वाली लेयर्स या स्ट्रेटा है ना, द लेयर्स और द लेवल्स और द स्ट्रेटा विच इज क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, जहां पर आप और हम खड़े हैं, मौजूद हैं, वो उतनी ही ज्यादा रीसेंट है, जितना ऊपर उतना रीसेंट, और जितनी नीचे है धरती से वो उतनी ही पुरानी है। यानी कि जब आप एक्सकवेशन करोगे तो शुरुआत में आपको जो मेटल एजेस के एविडेंसेस हैं वो मिलेंगे, फर्दर आप नीचे जाओगे तो अपर पेलोलिथिक आएगा, फिर मिडल पेलोलिथिक आएगा, और अंत में जाकर के लोअर पेलोलिथिक आएगा, बहुत भीतर तक जब आप एक्सकवेट करोगे या डिगिंग करोगे तब। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर में हम थोड़ा सा इन कल्चर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो पॉपुलेशन के बारे में या सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो पॉपुलेशन है या सोसाइटी है, इसकी अगर बात की जाए तो साइज जो है पॉपुलेशन की वो काफी ज्यादा आपको लिमिटेड देखने को मिलती थी। ठीक है ना, मोस्टली बैंड के लेवल पर ये जो ग्रुप है ये एग्जिस्ट करते थे, और इसी से आप इनकी इकोनॉमी की भी बात कर सकते हो कि इनकी जो इकोनॉमी होती थी वो ज्यादातर फोरेजिंग इकोनॉमी होती थी, फोरेजिंग इकोनॉमी होती थी। ठीक है ना। अब इस फोरेजिंग टाइप की इकोनॉमी में अगर हम अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो ये डिवीजन ऑफ लेबर इनकी सोसाइटी में सेक्सुअल बेसिस पे होता था। ठीक है ना, सेक्सुअल बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर होता था। इसका मतलब क्या है कि भाई जो मेल है वो यहाँ पर एक तरीके का काम करेगा और फीमेल किसी दूसरे तरीके का काम करेगी। टिपिकली जो मैन था वो क्या कर रहा था, यहाँ पर हंटिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करता था, और फीमेल जो है वो यहाँ पर क्या करती थी, गैदरिंग जैसे कामों को करती थी। मतलब क्या है, हंटिंग आई बिलीव मुझे आपको समझाने या बताने की जरूरत नहीं है, जानवरों का शिकार कर रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर आपका कब शुरू होगा, जब आप इस जगह पर यहाँ पे भी नहीं, कहाँ गया स्लाइड, ये नियोलिथिक आ जाओगे ना, तब जाकर के आपका एग्रीकल्चर या सेटल्ड कल्टीवेशन शुरू होगा। उसके पहले प्रिमिटिव टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रैक्टिस फॉर सब्सिस्टेंस को फॉलो किया जाता था। खासकर शुरुआती हिस्से के अंदर में ज्यादातर रिलायंस हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर था, और इस हंटिंग और गैदरिंग में भी जो मेल है, ओइंग टू द लार्जर मसल साइज एंड लार्जर बॉडी साइज, ज्यादा आप देखोगे मस्कुलर है, ज्यादा आपको साइज में बड़ा देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्गर है कंपैरेटिवली फिजिकली एटलीस्ट, तो वो क्या कर रहा है, जानवरों का शिकार कर रहा है। अच्छा, ये जानवरों का शिकार इतना आसान नहीं था कि वो अकेले कर लेगा। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि शिकार जिनका किया जा रहा है वो स्मॉल एनिमल्स को इंसान थोड़ा सा लिमिटेड रखता था, है ना। जो प्रेफरेंस थी वो लार्ज साइड जो बिग एनिमल है उनका शिकार करने की होती थी। अब टूल्स इतने सोफिस्टिकेटेड तो टूल्स थे नहीं इनके पास ना स्पीयर था, ना मेटेलिक कोई रॉड थी, ना मेटेलिक टूल्स था, ना स्वॉर्ड थे। ठीक है, बंदूकें तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्या कर रहे थे, ये पत्थरों से शिकार कर रहे थे, और शुरुआती समय में वो पत्थर भी बहुत ही प्रिमिटिव थे। ऐसा मान लो आपके आसपास करीब में कोई पत्थर पड़ा है और उस पत्थर से आप किसी जानवर का शिकार करो, खासकर वो भी अगर कोई लेपर्ड हो, एक वुली मैमथ हो, या फिर राइनोसोरस हो, बड़ी एलिफेंट हो, है ना, क्या ये पॉसिबल है? ये बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। दैट इज वाई ये जो मेन हंटिंग करते थे ये ग्रुप के अंदर में होती थी। ठीक है ना, आइसोलेशन में नहीं होती थी। दिस यूज्ड टू बी अ ग्रुप एक्ट।
साथ में मिलकर कोऑपरेट करके करते थे और कई बार कई तरीके की हंटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करते थे। जैसे कई जगहों पे वो बॉग को क्रिएट करते थे। आई होप आप बॉग समझते हो, जिसको आप दलदल कहते हो, ठीक है। या फिर कई बार वो ट्रैप्स को बनाते थे, गड्ढों को, बड़े बड़े गड्ढों को क्रिएट करते थे एंड दे यूज्ड टू कवर इट विद द ग्रासेस सो दैट कोई भी बिग एनिमल जब उनको चेस कर रहा, उनको फॉलो कर रहा हो, उसे वो गड्ढा ना दिखाई दे और वो उसके अंदर गिर जाए एंड नाउ दीज पीपल कैन अटैक ओवर द एनिमल और उसको वहां पर मार सकें अपने फूड के लिए, ठीक है ना। विमेन का हमने यहाँ पर बात की कि विमेन गैदरिंग करती थी, मतलब वो डोमेस्टिक वर्क को देख रही थी, बच्चों का जो आप कह सकते हो पालन है उसको देख रही थी। आसपास के इलाके में कई बार जो वाइल्ड वैरायटीज होती है ना, कुछ रूट्स हो सकते हैं, कुछ नट्स हैं, कुछ ट्यूबर्स हैं, कुछ बेरीज हैं, ये सब पड़े हुए हैं। इनको क्या करिए, वो गैदर करके ले आ रही है। पेड़ों पे है तो उसको तोड़ के ले आ रही है, कुछ जमीन पे पड़ा हुआ है तो उसको उठा करके ले आ रही है, तो गैदरिंग के अंदर में कंट्रीब्यूट। अब ये गैदरिंग इनसिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज हर दिन बराबर अमाउंट का आपको मीट नहीं मिलने वाला, और कई दिन ऐसे भी होने वाले हैं जब आप हंटिंग में सक्सेस नहीं होगे और आपको कोई भी मीट नहीं मिला एज अ फूड कंज्यूम करने के लिए। ऐसे मौके पे आपको क्या करना है, आपको रिलाय करना है लार्जली ऑन द गैदरिंग इकोनॉमिक्स मोड, ठीक है। जो विमेन ने गैदरिंग की है उसके ऊपर आपको रिलाय करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर किसी भी प्रकार का सरप्लस नहीं था, न किसी प्रकार का ट्रेड हो रहा था, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था। और क्योंकि ये फोरेजिंग इकोनॉमी थी इसलिए मेन ज्यादातर कैसा था, नोमैडिक इन नेचर था। नोमैडिक इन नेचर था, एक जगह से लगातार दूसरे जगह पर जाया करता था, ठीक है ना। जो रहने की जगह होती थी वो यूजुअली रिवर का जो बैंक होता है ना, उस रिवर के बैंक के आसपास ये लोग अपने कैंप साइट्स को बनाते थे, कैंप साइट्स को बनाते थे। बाद के समय में अगर आप देखोगे लेटर टाइम पीरियड में कई सारे केव साइट को भी इन्होंने ऑक्यूपाई किया, या सैंड ड्यून्स हैं जहां पर हिली रीजन्स हैं उन सबको भी ऑक्यूपाई करना शुरू किया। बट लार्जली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको रिवर बैंक्स के किनारे पे ये कैंप साइट दिखाई देती हैं। केव्स भी हैं तो वो भी किसी न किसी तरीके के पेरेनियल या अदरवाइज वाटर सोर्स के, वाटर बॉडी के आसपास होती है, बिकॉज वाटर इज लाइफ, विदाउट दैट यू कैन नॉट लिव। एक और रीजन था कि भाई जो एनिमल्स हैं वो भी तो साथ साथ शिकार करने के लिए पानी पीने के लिए आएंगे नदियों के किनारे, है ना, तो आप उनको भी वहां पर हंट कर सकते हो। तो यहाँ पर इनके कैंप साइट हुआ करते थे एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द जो एविडेंसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वो आपको इन्हीं बैंक्स ऑफ रिवर के आसपास मिलते हैं। एक और रीजन था, ये जो बैंक ऑफ रिवर थे ये एक और इंपॉर्टेंट रिसोर्स को प्रोवाइड करते थे, दैट वाज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टूल। कई तरीके के पेबल्स या कॉर्टेक्स या पत्थर या स्टोन पड़े होते थे नदियों के किनारे में, और उनको इंसान यूज करता था, फैशन करता था, कार्व करता था अपने टूल्स को बनाने के लिए। और इसीलिए इस एज को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। फ्रॉम लोअर टू मिडल टू अपर कंटिन्यूअसली इन टूल्स का इवोल्यूशन हो रहा था और भी बेटर टूल्स बनते जा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जो शुरुआती समय उसमें इंसान क्या कर रहा था, एक आपको मैं रफ स्केच समझाता हूं कि हमने क्या किया। यानी कि प्रिमिटिव ह्यूमन ने एक पत्थर को यहां पर, इस शेप के एक पत्थर को यहां से उठाया, ठीक है ना। अब दूसरा पत्थर वो लेता है जो कि कुछ मान लीजिए रफली इस शेप का है, और उसने क्या किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस दूसरे पत्थर के ऊपर हिट करना शुरू किया, हिट करना शुरू किया, ठीक है। ये जो पीस था ना जिसको ओरिजिनली उसने इस्तेमाल किया था, इसको हम क्या कहते हैं, ये ओरिजिनल कॉर्टेक्स होता है आपका, ओरिजिनल कॉर्टेक्स होता है आपका, ठीक है। और ये जिससे वो हिट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हैमर स्टोन कहते हैं। दिखने में तो बिल्कुल भी ये हैमर जैसा नहीं है, जैसा मॉडर्न हैमर हथौड़ा कुल्हाड़ी आपको दिखाई देता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसका यूज बेसिकली हैमरिंग के लिए हो रहा था, इसलिए हम इसको हैमर स्टोन कहते हैं। जब आपने इस तरीके से इसको हिट किया तो होगा क्या, कुछ ऐसी चीज होगी कि जो पत्थर था ना वो इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपको ये पीस जहां पे फोर्स अप्लाई की गई अब्रप्टली उसमें से निकलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओरिजिनल कॉर्टेक्स को हिट करने के बाद हैमर स्टोन से जो पीस निकल कर बाहर आया, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप फ्लेक कहते हो, ठीक है ना। और ये फ्लेक जहां से निकला है, यानी कि जो रिमेनिंग पोर्शन इसका रह गया ओरिजिनल कॉर्टेक्स का, उसको आप क्या कहते हो, कोर कहते हो। लोअर पेलोथिक में यानी कि शुरुआती हिस्से में प्राइमरली इंसान ने ये बड़े कोर को ही अपना टूल बनाया, ठीक है ना, इसी को अपना टूल बनाया और इसी से वो हंटिंग कर रहा था और बाकी जितने भी काम थे वो इससे कर रहा था। लेकिन बाद के समय में जैसे जैसे आप मिडिल पेलोथिक के तरफ जाते हो, है ना, उसको रियलाइज हुआ कि भाई ये बड़े टूल्स कम सोफेस्टिकेटेड है, कम इकोनॉमिकल है और ये कम एफिशिएंट है। रैदर ये जो फ्लेक टूल है ये बहुत ही एफिशिएंट है, ये छोटे हैं,
साइज और वेट भी इनका कम आपको देखने को मिल रहा है और इनको एक जगह से कैरी करना दूसरे जगह पर आसान है। कैरी करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज लार्जली देवर नोमैडिक, एक जगह पे नहीं रह रहे, कंटिन्यूसली फूड की सर्च में, रिसोर्सेज की सर्च में एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, कोई एक एरिया, वहां पर एक सेट ऑफ एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स को आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार दिया, तो जाहिर सी बात है आपको दूसरे रीजन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, दूसरे जानवरों को ढूंढना पड़ेगा, उनको मारोगे फिर आप कंज्यूम करोगे। ऑलराइट, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमें क्या लगता है, बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा नहीं था कि इतने सालों तक, ये इतने लाखों सालों तक ये टाइम पीरियड चला और सारे एनिमल्स फिर खत्म क्यों नहीं हो गए जब इंसान चेस कर रहा था? देखिए, सबसे पहला तो हर तरीके के लाइफ फॉर्म्स को जरूरी नहीं है कि इंसान एक समय पे क्या कर रहा हो, टारगेट कर रहा हो। कभी कभी जैसे रेनी सीजन है, मतलब जब वाटर लेवल आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो देवर ऑल्सो रिलाइंग ऑन एक्वेटिक रिसोर्सेज एज वेल। तो अलग अलग जानवरों के ऊपर थे। दूसरा क्या, मोर्टेलिटी बहुत थी, कोई मेडिकल फैसिलिटी तो थी नहीं, कोई हाउसिंग भी अभी नहीं थी, घर भी नहीं था, हार्श कंडीशन थी, स्ट्रगल वाली लाइफ थी। तो जो एवरेज एज होती है वो कम होती थी और मोर्टेलिटी भी काफी ज्यादा होती थी। अच्छा, इवन हंटिंग जिसके लिए अगर आप जा रहे हो, तो हंटिंग में भी कई बार क्या होता था, इंसान हो सकता है सक्सेसफुल ना हो, शिकार करने गया और खुद शिकार बन करके आ रहा हो, ठीक है ना। तो दीज फैक्टर्स बेसिकली मेंटेन्ड अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस यहाँ पर बना रहता था। डर नहीं था कि टोटल सारे जानवर एक दिन अचानक से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहां पर कोर था। बाद में हमने क्या कहा, फ्लेक के वो टूल को बनाने लगा। अच्छा, ये टूल भी जो है ना, अगर देखिए आपने सिर्फ अगर इस एरिया से अगर इसके ऊपर वर्किंग की है, यहां से थोड़ा सा पीस निकला हुआ है, तो ऐसे टूल को आप यूनिफेशियल कोर कहोगे, ठीक है ना। ये कैसा टूल है? यूनिफेशियल कोर है, बिकॉज सिंगल वर्किंग सरफेस है। अगर मैंने इधर साइड भी यहां पर क्या किया होता, फोर्स अप्लाई किया होता, और यहां से ये हिस्सा भी अगर निकल आ गया होता, तो ये क्या होता, ये बाईफेशियल टूल कहला रहा होता, ठीक है। जो मेथड को ये इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे टूल को बनाने के लिए, इसको हम डायरेक्ट परकशन मेथड कहते थे। डायरेक्ट परकशन क्यों? बिकॉज एक हैमर स्टोन को डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो ऑन दिस कॉर्टेक्स, ओरिजिनल कॉर्टेक्स। परकशन का मतलब क्या होता है? ठोकर या टक्कर, हिटिंग समथिंग, है ना। आपने कई बार देखा होगा, जो लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, जब आपकी न्यू ईयर पार्टीज वगैरह होती हैं, तो उसमें लिक्विड ड्रमर्स आते हैं, उनको आप क्या कहते हो? परकशनिस्ट कहते हो। अभी मैंने एक लेक्चर में बच्चों को बताया भी, जैसे आप इवन आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हो, यूपीएससी में अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है ना। कैटेगरीज, एरोफोन्स होते हैं जिनको शिशिर वाद्य कहते हो। देन आपके जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल परकशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसको आप ठोकर मार के हिट करके बजाते हो, जैसे ढोलक है, तबला है, ठीक है ना। शिशिरवाद के अंदर में जो सहनाई और ये सब फ्लूट वगैरह, ये सारी चीज आपको आते हुए देखने को मिल रही होती है। ऑलराइट, सो आई होप ये क्लैरिटी आपको एक यहाँ पर मिल गई होगी। अच्छा, in the lack of many material culture evidences, certainly not can be much said about the life or religious or ritualistic aspect of these people, ठीक है ना। जैसे जैसे हम बाद के समय में जाएंगे, मिडल पेलोथिक में जाओगे आप, अपर पेलोथिक में जाओगे, तो मटेरियल कल्चर रिच होता जा रहा है। मिडल पेलोथिक में आप जाओगे तो वहां पर जो एसोसिएटेड होमिनिन स्पीशीज हैं वो कौन सी है? निएंडरथल्स है। और निएंडरथल्स के बारे में कई प्रकार के बिहेवियर और कल्चरल डिटेल्स हमारे पास मौजूद है, बिकॉज उनका समय कंपैरेटिवली नया है। लेकिन लोअर पेलोथिक जिसकी हम बात कर रहे हैं 30-33 लाख साल पहले, ये बहुत पुराना समय है। ना तो कोई पॉटरी यहाँ पर मौजूद है, ना तो वॉल के ऊपर केव में कोई पेंटिंग्स है, कोई रॉक आर्ट है, ठीक है ना, ना ही तो किसी भी प्रकार की स्कल्पट्री है, मूर्तियां हैं। तो इन सबके अभाव में नॉट मच कैन बी सेड अबाउट अदर अलाइड एस्पेक्ट ऑफ देयर कल्चर और रिचुअल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ दीज पीपल। वॉज देयर रिलीजन, वॉज इट नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम? ये ज्यादा हमारे पास डिटेल्स एनोलॉजीज नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पर समराइज करेंगे, वाइंड अप करेंगे। एक और चीज बताऊं कि जो एसोसिएटेड होमिनिन स्पीशीज है ना यहाँ पर, वो होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस जैसी स्पीशीज थी। होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस इन इस समय क्या कर रहे थे? एक रिप्रेजेंटेटिव डोमिनेंट स्पीशीज के तौर पर अलग अलग रीजन्स में आपको दिखाई दे रहे थे, जिनको आप सिंपल टर्म्स में हैंडीमैन और इरेक्टमैन भी कह रहे होते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं जो कि जहां से हमें ये एविडेंसेस मिले हैं लोअर पेलोथिक के। एक आपका है सेंट अश्यूल, है ना, ये यूरोप के अंदर में एक साइट है। एक साइट है आपकी ओल्डुवाई गॉर्ज, ये आपकी ईस्टर्न अफ्रीका में साइट है। एक साइट है आपकी लेटोली, ये भी ईस्टर्न अफ्रीका में है। एक है आपकी लोमकुई, ठीक है ना। देन आपकी लेवेलॉइश पैरेट, ये यूरोप की साइट अगेन आ गई, ठीक है। बॉक्सग्रॉफ करके एक साइट है यूरोप में। पायरोनॉर्ड करके एक साइट है।
तो कई सारी इंपॉर्टेंट साइट हैं जो डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट पार्ट में खासकर यूरोप और अफ्रीका में आपको देखने को मिली हैं। ऑलराइट, अगले लेक्चर में हम आगे कोशिश करेंगे कि मिडल पेलोथिक और बाकी जो लेटर कल्चरल स्टेजेस उनकी भी बात करें, खासकर निएंडरथल्स के बिहेवियर और उनके बीच में किस तरीके के मैजिक होते थे, है ना, डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, इन सब के बारे में भी हम कवरेज करेंगे। सो एंथ्रोपोलॉजी, खासकर ये आर्कियोलॉजी वाला सेक्शन कई बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आपको भी अगर ये सारे जो एस्पेक्ट हैं जो जीएस में भी आपकी हेल्प करते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वाले एंशिएंट पोर्शन में, इसको पढ़कर अगर आपको अपनी रैंक को इंश्योर करना है, आप अगर इसको अपनी जर्नी में आगे ले जाना चाहते हो एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपके लिए दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। हमारे जो लेटेस्ट बैच है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, ये अभी 4 क्लासेस लगभग हो गई, 4th क्लास लेके मैं जस्ट निकला हूँ और ये वीडियो आपके सामने यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है ना। और 5वीं क्लास अभी हमारी कुछ दिनों बाद होगी, बीच में 1-2 दिन क्लासेस नहीं है हमारी, सैटरडे संडे भी है और फिर मंडे को भी क्लास नहीं है हमारी। तो 3rd को हमारा बैच क्लोज हो रहा है,